हेलो फ्रेंड्स, कल हमने संकुलन दक्षता की बात की थी और आगे के कोशिका प्रिमिटिव यूनिट सेल में संकुलन दक्षता को हमने याद किया। आज अपने बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल काय केंद्रित के कोशिका में संकुलन दक्षता कैसे याद करते हैं। ध्यान दो। संकुलन दक्षता क्या होता है? प्रत्येक कोशिका के आयतन का वह प्रतिशत जो अवयवीकरण के द्वारा कर दिया जाता है उस प्रत्येक कोशिका की संकुलन दक्षता है। तो हम क्या फॉर्मूला लिख रहे हैं कि प्रत्येक कोशिका का आयतन कितना है? प्रत्येक कोशिका का आयतन कितना है और जो के कोशिका में अवयवीकरण है उन अवयवी कणों का आयतन कितना है? अवयवी कणों का आयतन कितना है? एक कोशिका का कुल आयतन और उसमें से कितना आयतन है जो अवयवी कणों ने घेर लिया। प्रतिशत में काउंट करना है, इसलिए अपने इंटू कर देते हैं। ये हमारे पास था फॉर्मूला संकुलन दक्षता। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि संकुलन दक्षता अपने को काउंट करनी है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के BCC, है ना, जिसके अंदर अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है ना। तो इसके अंदर हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को किस प्रकार से होती है? इस प्रकार से होती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कि सभी अवयवी कण सभी कोनों पर अवयवी कण होंगे। ये जितने भी कोने हैं इन सभी कोनों पर अवयवीकरण होगा और साथ ही अवयवीकरण जो होगा वो बिल्कुल इस घन के केंद्र में होगा। घन के अंदर बॉडी सेंटर पर होगा, जिसको अपने BC शॉर्ट में BC से लिखते हैं। B के पैरों में C, BC बॉडी सेंटर पर होता है। अच्छा, यहाँ पे अवयवीकरण कितने आए थे? अवयवीकरण की संख्या BCC में अवयवीकरण की संख्या BCC में अवयवीकरण की संख्या कितनी थी? ये हमने पहले काउंट किया था 2। ठीक है, PUC में 1, BCC में 2, ECC में 2 और FCC में 4, है ना। अब अपने बात करते हैं कि ये जो इसकी ये जो अरेंजमेंट है इसको अपने समझते हैं। तो देखो, कल हमने PUC की बात की थी, तो मैंने PUC में आपको ये बताया था कि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल एक दूसरे को इस प्रकार से टच करते हैं। ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को इस प्रकार से टच करते हैं, है ना। ये हमने किस में बात की थी? PUC में। अच्छा, ये पार्टिकल जो है ये पार्टिकल इस प्रकार से होगा, इसके जस्ट नीचे वाला पार्टिकल और इसके भी जस्ट नीचे वाला पार्टिकल इस प्रकार से था इसके अंदर PUC। लेकिन देखो बॉडी सेंटर बनता कैसे है? अब जैसे ये 4 पार्टिकल है तो इसके ऊपर भी 4 पार्टिकल, एकदम जस्ट इसके ऊपर 4 पार्टिकल, जिसमें आगे एक पार्टिकल आएगा और ये पार्टिकल इस पार्टिकल को पीछे वाले पार्टिकल को टच करेगा, है ना। तो ये ऐसा तो बन गया ये PUC। लेकिन मैं ये कहूँ कि बॉडी सेंटर बनाना है, मतलब इस घन के बिल्कुल सेंटर में एक पार्टिकल और डालना है ना। तो जैसे एक पार्टिकल और अपने इसके अंदर एक पार्टिकल इसके सेंटर में और डालेंगे तो होगा क्या? वो पार्टिकल जैसे जैसे अंदर जाएगा तो उसको अंदर जाने के लिए क्या होगा? ये पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे, है ना। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये पार्टिकल ये चारों के चारों पार्टिकल होंगे ना, अब ये ऐसे एडजस्ट न होके ये चारों पार्टिकल ये थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे। मतलब इसको मैं इस प्रकार से कह सकता हूँ कि इनकी अरेंजमेंट इस प्रकार से हो जाएगी। इन चारों पार्टिकल के अरेंजमेंट इस प्रकार से हो जाएगी। कौन से? ये 4 पार्टिकल। कब? जब ये पार्टिकल कोई पार्टिकल अपने एकदम घन के केंद्र में एंटर करवाएंगे तो ये 4 पार्टिकल किस प्रकार से हो जाएंगे? इस प्रकार से, ये इस प्रकार से दूर हो जाएंगे 4, इस प्रकार से ये 4 पार्टिकल दूर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब अपने ये कहेंगे कि ये हमारे पास इस प्रकार से ये हमारे पास ये चारों के चारों हैं, इनको मैं बीमा कह सकता हूँ, K कह सकता हूँ, है ना।
लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ पर देखो इसको तो ए कहने का अधिकार है, अपने इसको अपने ए कह सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था केवल जितने भी 12 किनारे दिखाई दे रहे हैं आप इनको ए बी सी बीमा कह सकते हो, किनारे बीमा कह सकते हो। बाकी ये जो फलक विकर्ण आते हैं, पाई विकर्ण आते हैं, आप उनको बीमा या उनको किनारे नहीं कह सकते। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा ये ए है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो कण है इसकी त्रिज्या आर हो, इसकी त्रिज्या आर हो, ये आर हो गया और ये भी आगे आर हो गया। तो यहाँ पे क्या ये ए बराबर 2r है क्या? तो ये नहीं है ना। जब a बराबर 2r नहीं है तो a का r से रिलेशन क्या है? तो ये रिलेशन अपने को यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा। देखो क्यों काउंट करना पड़ेगा? ये देखो हमने संकुलन दक्षता पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या लिखा है? फॉर्मूला लिखा है अवयवी कणों का आयतन। अच्छा, अवयवी कण गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, है ना, एक गोले का आयतन। अच्छा, इसमें है कितने अवयवी कण? 2, तो 2 अवयवी कणों का आयतन इंटू 2 गुना कर दो, है ना। अकेल कोशिका का आयतन कितना होता है? a क्यूब इंटू क्या करेंगे? 100। अब देखो, अब अपने इसका तो मान रख देंगे कि ये पाई का मान हो गया 22/7, लेकिन इस r क्यूब को कट करने के लिए अपने को a का r के साथ रिलेशन पता होना चाहिए। किसमें? BCC के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a बराबर 2r नहीं है, जो कि PUC में क्या था भैया? PUC के अंदर यही रिलेशन PUC में क्या आ रहा था? PUC में a बराबर 2r आ रहा था, है ना। तो अपने डायरेक्ट यहाँ 2r का क्यूब करके और उसको r क्यूब को कैंसिल आउट कर दो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जब ये पार्टिकल सेंटर में एंटर करवाएंगे तो ये चारों पार्टिकल, जो ऊपर वाले चारों पार्टिकल है वो इस प्रकार से अटैच हो जाएंगे। इसका अर्थ है यहाँ a बराबर 2r नहीं होगा, और जब a बराबर 2r नहीं होगा तो अपने को a का r से रिलेशन काउंट करना है ना। तो देखो अपने इस रिलेशन को काउंट कैसे करेंगे? तो देखो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ क्या कि BCC के अंदर क्या होता है? एक तो बात ये है, दूसरी बात अपने ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे a बराबर 2r नहीं होता। क्लियर है? जब ये नहीं होता तो इसका रिलेशन है क्या? तो देखो अपने इसको a लिख सकते हैं, हमें पता है ये a बराबर 2r नहीं है, लेकिन इसको a तो लिख सकते हैं। अच्छा, इसको भी मैं a लिख सकता हूँ, इसको भी a लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ यदि आप ध्यान से देखो, ये जो पार्टिकल है ना बीच में, ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है ये ऊपर वाले चारों पार्टिकल को भी टच करता है और नीचे वाले चारों पार्टिकल को भी टच करता है। इसका अर्थ ये हुआ, मैं ये कह सकता हूँ आपको, ये पार्टिकल इस पार्टिकल को भी टच कर रहा है और ये पार्टिकल इस पार्टिकल को भी टच कर रहा है। क्लियर है? मतलब ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को टच कर रहा है, मतलब ये हमारा हो गया एक बॉडी डायगोनल हो गया, है ना। और इस बॉडी डायगोनल पर ये जो 3 पार्टिकल आ रहे हैं, ये तीनों पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यदि मैं इनको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे? मैं इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ये वाला पार्टिकल और जस्ट ये वाला पार्टिकल और ये फिर ये पार्टिकल, ठीक है। तो ये चारों के चारों पार्टिकल जो हैं ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, यदि अपने r कण की त्रिज्या माने तो ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक है, ये टोटल 4r। क्लियर बात है? तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये अपने को पता है ये 4r है ना। अच्छा, अब देखो इधर मान लो मैं आपको ये, इसको आप a कह सकते थे, ये भी a है, और इसको भी आप a कह सकते हो, है ना, इसको भी a कह सकते हो। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करो, आपको ये पता है कि भाई ये दोनों हमारे पास a और a है ना। तो अपने इसको काउंट कर लेते हैं, इन दोनों को हमें पता है, इसको अपने काउंट कर लेते हैं। मान लो मैं इसको a b और इसको नाम दे रहा हूँ c। तो सबसे पहले आप देखो त्रिभुज a b c में
इसके अकॉर्डिंग त्रिभुज ए बी और सी, ये त्रिभुज हो रहा है ना, ए बी और सी इस त्रिभुज के अंदर। तो इस त्रिभुज में मैं ये लिख सकता हूं कि ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय जो अपने यूज करते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो ये हमारा कर्ण हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा, ये ए सी स्क्वायर अपने पास क्या आ गया, ए सी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा, ये ए से बी तक इसको ए बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए, ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, अच्छा बी सी स्क्वायर है, ये भी कितना है, ये भी हमारे पास है ए स्क्वायर। तो मैं ए सी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ, ए सी स्क्वायर बराबर हो गया हमारे पास 2a स्क्वायर। क्लियर है? तो ये जो पहला हमने ए सी स्क्वायर की वैल्यू काउंट कर ली कि ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए सी स्क्वायर की वैल्यू है 2a स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान दो, ये मान लो एक त्रिभुज मैंने ये होगा ए सी और डी, ये त्रिभुज हो लिया है ना, तो मैं इस त्रिभुज ए सी डी में लिखवा त्रिभुज ए सी डी के अंदर देखो, त्रिभुज ए सी डी में क्या है, ये तो इसको, ये हमारा कर्ण हो गया, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर, ये तो हमने लिख दिया पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। अच्छा, अब ये ए डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर हमारे पास कितना था, 2a स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इसको ए बोल रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ओवरऑल ए डी स्क्वायर अपने पास कितना आ गया, ए डी स्क्वायर आ गया 3a स्क्वायर, है ना। तो ए डी को अपने क्या लिख सकते हैं, √3 डॉट ए लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, और ये ए डी है ना, ये ए डी अपने पास में, ये देखो ये तो पार्टिकल है, ये वाला मतलब ये यहाँ से ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया डी, मतलब ये जो ए डी है ये इसके इक्वल है और आर के इक्वल है। तो अपने ये कह सकते हैं ओवरऑल हमारे पास में रिलेशन क्या आया, रिलेशन ये आया है कि ये जो और आर है वो √3 डॉट ए के इक्वल है ना। तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि हमारे पास ए क्या आया, ए हमारे पास आ गया और आर अपॉन √3 आ गया, ठीक है, क्लियर है। और आर बराबर √3 डॉट ए आ गया। एक बार इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ये हमारे पास रिलेशन आ गया, इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ए बराबर हमारे पास आ गया 4r अपॉन √3, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास इसमें रिलेशन आ गया, ए बराबर होता है 4r√3। तो देखो, यदि मैं ये कहूँ कि ए का क्यूब क्या होगा, तो इसका भी क्यूब कर देंगे अपने, 4r√3 इसका क्यूब। अच्छा, इसको आप सॉल्व करना, तो मैं इस ए क्यूब को यहाँ लिख देता हूँ, क्या आ गया, ए क्यूब 4r√3 और ये इसका क्यूब, ठीक है। अब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये कोई आर क्यूब आ जाएगा और ये हो जाएगा 4 × 4 × 4, है ना। यानी इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 2 × 4/3 है, ये नीचे आ जाएगा 22, 7 भी नीचे आ जाएगा, आर क्यूब, है ना। इसको आप सॉल्व करोगे ये 4 × 4 × 4 हो जाएगा और इसका आर का क्यूब हो जाएगा, है ना। और √3 है, अपॉन में है, तो √3 × √3 × √3 ये ऊपर चला जाएगा, है ना, × 100 ओवरऑल। अब ये आर क्यूब से आर क्यूब से कट हो गया, है ना। ओवरऑल सारा का सारा आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास में आंसर आएगा 68%, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी सी सी में संतुलन, ठीक है। यहाँ केवल इम्पोर्टेंट
कि बीसीसी के अंदर होता क्या है, a बराबर 2r नहीं, ठीक है, a बराबर 2r नहीं है। बीसीसी में क्या होता है, a बराबर 2r नहीं होता, न होने के कारण। अच्छा क्यों नहीं होता, क्योंकि जब पार्टिकल मिड में जाएगा, सेंटर में जाएगा, तो इन पार्टिकल को, चारों पार्टिकल को थोड़ा थोड़ा दूर होना पड़ेगा, इसलिए a बराबर 2r नहीं होगा। और ये दूसरी बात इसमें ध्यान रखना है, ये जो मिड वाला पार्टिकल होता है, ऊपर वाले चारों पार्टिकल को भी टच करता है और नीचे वाले चारों पार्टिकल को भी टच करता है। इसका क्या होगा, यदि मैं ये कहूँ कि ये तीनों पार्टिकल जो बॉडी डायगोनल पर आ रहे हैं, तो ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये देखो ए से डी तक तीनों पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और ए से डी तक ये हमें पता है कि जब अवयवी कण की त्रिज्या आर है तो ए डी, ये देखो टोटल कितने आर हो गए, 1 2 3 और ये 4, तो टोटल ए डी किसके इक्वल है, ए डी जो है यहाँ पे ए डी है वो किसके इक्वल है, 4r के इक्वल है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, a का r में रिलेशन काउंट करना है। रिलेशन क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस r2 को कट आउट करना है, तो हमें a का r से रिलेशन पता होना चाहिए। इस रिलेशन को काउंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले इस त्रिभुज ABC के अंदर क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय से हमने कहा AC² बराबर AB² प्लस BC², AC² की हमारे पास वैल्यू आ गई, ये आ गया 2AC। उसके बाद त्रिभुज दूसरा देखो ACD के अंदर अगेन पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हो AD² बराबर AC² प्लस CD², AC² की वैल्यू पता है, CD को A बोल रहे हैं, A का स्क्वायर हो गया, और AD² बराबर हो गया A², क्लियर है। और उसके बाद में हम ये भी जानते हैं कि ये जो AD का इसको 4r बोल रहे हैं, तो ओवरऑल AD बराबर 4r था, तो ये हमारे पास हो गया कि AD बराबर 4r है, इसलिए अपने इसको लिख सकते हैं क्या, 4r बराबर 3.8, और इसी को सोल्व कर रहे हैं तो A बराबर आ जाएगा 4r/√3, और क्यूब में आइकन काउंट करना है इसलिए क्यूब ले लेते हैं हमने, तो ये हमारे पास क्यूब है। ओवरऑल कैलकुलेशन करोगे आपके पास आंसर आएगा 68। ओके, नेक्स्ट अपने बात करते हैं फलक केंद्रित अकेल कोष्ठिका में संकुलन दक्षता को ज्ञात कैसे करते हैं। तो देखो फॉर्मूला तो यही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला यही रहना है, क्योंकि संकुलन दक्षता है क्या, संकुलन दक्षता है अकेल कोष्ठिका के आयतन का कितना प्रतिशत है जो उसमें उपस्थित अवयवी कणों के द्वारा घेर लिया गया है, ठीक है ना। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था, मान लो कोई एग्जाम है 500 नंबर का और आपने उसमें 250 नंबर ले लिए, तो मैं कहूँ आपने कितने % ले लिए, तो आप होंगे 50%, है ना। तो ऐसे ही कुल आयतन कितना था, उसमें से कितना आयतन अवयवी कणों ने घेर लिया, उसका कितना प्रतिशत है वो, तो वही उसकी क्या है, संकुलन दक्षता। चलो नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि फलक केंद्रित अकेल कोष्ठिका में संकुलन दक्षता कैसे ज्ञात की जाती है। फलक केंद्रित अकेल कोष्ठिका, जिसको आप जानते हो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल FCC कहते हैं, है ना। अच्छा FCC में देखो क्या होता है, FCC के अंदर हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो अवयवी कण होते हैं वो घन के सभी कोनों पर तो होंगे ही होंगे, ये घन है और इस घन के सभी कोनों पर तो अवयवी कण होंगे ही होंगे, साथ में प्रत्येक फलक के केंद्र में भी होगा। अच्छा तो फलक क्या है, ये फलक हो गया, और इस फलक का केंद्र ये फलक केंद्र, यहाँ पे भी अवयवी कण होगा, ये ऊपर वाला फलक यहाँ पे भी अवयवी कण होगा, है ना। फिर ये फलक हो गया, यहाँ पे भी अवयवी कण होगा बिल्कुल सेंटर में। तो इस प्रकार टोटल कितने फलक है इसमें, 6, तो प्रत्येक फलक के केंद्र में एक अवयवी कण का दर्शन करो, ये फ्रंट का फलक और ये इसका मिड पार्ट, ये फलक है, और ये भी यहाँ पे पीछे वाले का ये हो गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये होती है फलक केंद्रित अकेल कोष्ठिका। अब यहाँ पे हमें पहली बात ये हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे अवयवी
कितनी होती है 4। ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। एक तो कोने के कारण हो जाएगा और फलक केंद्र के कारण ये जो पार्टिकल आ रहा है प्रत्येक का 1/2 पार्ट इसके अंदर होता है और 3 पार्टिकल ही आ जाएंगे, 3 और 1 4। एक बात तो ये हमें पहले हम पढ़ चुके हैं। दूसरी बात, अब देखो जब फलक केंद्र के कोशिका बनती है तो इसमें होता है क्या है कि ये जो चारों पार्टिकल है ना, ये चारों पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं करते, एक दूसरे से ऐसे डिस्टेंस पर होते हैं, एक दूसरे के इस प्रकार से ये डिस्टेंस पर होते हैं। मतलब ये इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ, इस प्रकार से ये डिस्टेंस ये, क्योंकि जब पार्टिकल बीच में आएगा तो वो क्या करेगा, इन चारों पार्टिकल को थोड़ा थोड़ा दूर कर देगा। लेकिन जो बीच में पार्टिकल आएगा ना, उसकी विशेषता होगी कि वो इन चारों को टच करेगा, इन चारों को टच करेगा। क्लियर है? और मैंने क्या कहा था आपको केवल किनारे को एक कहने का अधिकार होगा। एक द्विमाकार उस किनारे को कह सकते हो, मतलब आप इसको यहां से यहां तक इसको ए कह सकते हो। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है ना, तो आप इसको ए कह सकते हो। अब यदि आप इसको ध्यान से देखो तो यहां पर भी क्या है, ए बराबर 2r नहीं, क्योंकि r क्या है, बोले की त्रिज्या, तो r ये हो गया, r ये हो गया। यहां से यहां तक हमने कहा था a है, लेकिन ये a बराबर 2r नहीं है, क्योंकि ये देखो ये गैप आ गया है ना। तो दूसरी बात ये कह सकता हूं कि यहां पर भी a बराबर 2r नहीं। जब नहीं होता है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वही सेम कहानी, अपने को a का r के साथ रिलेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यों देख रहे हैं रिलेशन, वही सेम बात। क्या फॉर्मूला क्या है, अवयवीकरणों का आयतन, कितने अवयवीकरण, क्या एक अवयवीकरण का आयतन कितना है, 4/3 पाई r³ बटा एक कोशिका का आयतन a³ इनटू 100, है ना। अब यदि इस r³ को कट करना है तो एक r के साथ रिलेशन पता होना चाहिए, है ना। तो देखो अपने रिलेशन काउंट करेंगे। तो देखो मैं आपको ये पता है कि ये जो कण है, ये तीनों कण ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, है ना। तो मैं ये 3 कण रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये तीनों कण आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इनको मैं नाम दे देता हूं, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये हमारा पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट हो गया बी। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है ये जो ए बी है इसको आप 4r कह सकते हो, 4r कह सकते हो। r त्रिज्या ये होगी, r ये हो गया और r ये हो गया, r ये हो गया, तो आप इसको 4r कह सकते हो, है ना। अच्छा इसको आप क्या कह सकते हो, a, इसको आप a कह सकते हो, और ये यहां से यहां तक इसको भी आप a कह सकते हो। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास त्रिभुज बन गया ABC। क्लियर है, ABC ये हमारे पास त्रिभुज बन गया। अच्छा इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखो पाइथागोरस प्रमेय से मैं लिख सकता हूं AB² बराबर AC² प्लस BC², है ना। AB² बराबर, अच्छा AC को a बोलते हैं तो ये a² हो गया प्लस BC², ये भी a है तो मैं इसको भी a² लिख सकता हूं। तो AB² बराबर क्या हो गया अपने पास, AB² बराबर हो गया, ये हो जाएगा 2a², है ना। AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर √2.a। क्लियर है, और हम जानते हैं इसी से हमने लिखा है, क्योंकि AB बराबर क्या है, AB बराबर 4r, है ना। तो जब AB बराबर 4r है तो मैं लिख सकता हूं 4r बराबर हो गया √2.a, और a का r के साथ इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, जो हो गया 4r क्लियर। और इसका आयतन निकालना है अपने को, एक कोशिका का, तो इसका क्यूब कर दो, और इसका क्यूब करेंगे इस प्रकार से लिखते हैं 4/3, और इसका मान लिखते हैं 22/7 इंटू r³। अच्छा a की वैल्यू लिख लो, ये 4r√2, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब, आयतन का ही। अच्छा सोल्व करेंगे इसका, इंटू 100 तो है ही, क्लियर। और सोल्व कर लो, 4 इंटू 4, 3 नीचे चला जाएगा, 22, 7 नीचे चला जाएगा। उसके बाद
क्यूब, है ना। और यहाँ पे इसको सोल्व करोगे 4 × 4 × 4 और इनको हो जाएगा आर क्यूब, और √2 नीचे की ओर है तो ये ऊपर चला जाएगा, और 3 बार है तो √2 × √2 × √2, ठीक है, और इंटू ये आ जाएगा 100। अब आर क्यूब से आर क्यूब कट हो जाएगा, और आप इसको सोल्व कर लो, आंसर आएगा आपके पास 74। कैलकुलेशन तो आपको ही करनी है, ठीक है। ओवरऑल हमारे पास होगा आ गया 74%, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो बात क्या ध्यान रखनी थी, एफसीसी में भी A बराबर 2R नहीं होता, इसलिए अपने को A का R के साथ रिलेशन काउंट करना। अच्छा क्यों नहीं होता, क्योंकि एफसीसी में जो पार्टिकल होता है वो फलक के केंद्र में होता है, तो जब वो फलक के केंद्र में आएगा तो ये चारों पार्टिकल क्या हो जाएंगे, थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे। जो पहले चारों एक दूसरे से टच कर रहे थे वो थोड़े दूर हो जाएंगे, है ना। और जैसे ये पार्टिकल आया, ये चारों पार्टिकल इन चारों को फलक वाले ये जो चारों पार्टिकल इनको टच करेगा, लेकिन ये चारों के चारों आपस में कोई भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। तो हमें रिलेशन काउंट करना पड़ेगा कि आखिर में A का R के साथ रिलेशन क्या है। तो हमने कैसे काउंट किया, हमने ये कहा कि ये A B और ये जो फलक केंद्र का पार्टिकल है ये तो आपस में एक दूसरे को टच कर ही रहे हैं, तो गोले की त्रिज्या R है, तो मैं ये कहूंगा A से B तक टोटल क्या हो गया 4R। तो हमने लिख दिया कि AB बराबर क्या है 4R, है ना। और यहाँ पे हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, क्या AB² बराबर हो जाएगा AC² + BC²। इस त्रिभुज में हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा ली। अच्छा AB² बराबर हमें पता है AC को हमने क्या लिया A, और BC को भी हमने क्या लिया है, तो ये हो जाएगा AB² बराबर A² + A², तो ये AB² बराबर हो गया 2A², और AB की वैल्यू निकालें तो √2.A। AB हमारे पास क्या था 4R, तो 4R AB की वैल्यू रख दो, ये हमारे पास A बराबर आ जाएगा 4R/√2। और इसका आयतन निकालना है, कंप्लीट आयतन, तो इसका क्यूब कर दो, वही हमने याद किया है। फॉर्मूला हमने को तीनों टाइम में का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, क्लियर है। तो ये हमने क्यों किया, और कैलकुलेशन किया तो 74% आया। अच्छा हमने तीनों के कोष्टिका में जब संतुलन दक्षता ज्ञात की, ठीक है, तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती है, उनको ध्यान रखो, और आपको ये बातें डायरेक्ट याद नहीं रहनी चाहिए। क्या देखो, पहली बात पीयूसी में जब हमने कैलकुलेशन किया, पीयूसी में, अच्छा इसमें अवयवीकरण कितने थे भैया, पीयूसी में अवयवीकरण कितने थे, पीयूसी में अवयवीकरण था 1, बीसीसी में कितने थे 2, और एफसीसी में अवयवीकरण कितने थे, ठीक है। हमने कैलकुलेशन किया तो आपको A का R से रिलेशन पता होना चाहिए, A व R का संबंध ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा A तो क्या है, A तो हो गया विमा मतलब दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, R क्या हो गया पार्टिकल की त्रिज्या। तो A का R से रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी क्या होता है डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन आ जाता है, किस प्रकार से ये विषय बात करेंगे। तो पीयूसी में रिलेशन क्या था, A बराबर होता है 2R। यहाँ पे बीसीसी में अभी अपने रिलेशन निकाल के आए हैं, क्या था A का रिलेशन क्या था हमारे पास, A का अभी जस्ट अपने यहाँ पे रिलेशन निकाल के आए थे, A बराबर यहाँ पे अपने पास आया था, A बराबर था अपने पास रिलेशन में दो प्रकार के, इसके अंदर एक में तो मेरे को अभी ये 3 पार्टिकल थे, ये तो एफसीसी में हमने निकाला था, इसको हमने 4R कहा था, इधर ये A और इस साइड में भी ये A था, और ये हमारे पास था 4R एफसीसी के लिए, है ना। कैसे रिलेशन निकाला था हमने अभी इसमें, ये हमारे पास रिलेशन आया था, इसको हमने त्रिभुज ABC नाम दिया, और ये था हमारे पास AC² बराबर AB² + BC², है ना। इसको हमने A² + A², और ये हो जाएगा हमारे पास AC² बराबर AC², 2A², और ये AC बराबर हो गया √2.A। तो AC बराबर क्या था 4R। तो एफसीसी में हमारे पास रिलेशन था हमारे पास कि ये है A बराबर 4R/√2, है ना। या फिर डायरेक्ट लिखो क्या
यहाँ रिलेशन था 4r बराबर √2.a और बीसीसी में देखो जस्ट पहले वाली इसी के अंदर देखना बीसीसी में जब मैंने काउंट किया था तो ये रिलेशन आया था 4r बराबर √3.a √3.a तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको याद रखना ठीक है। अच्छा उसके बाद में एक और देखो हमने इनकी पैकिंग एफिशिएंसी काउंट की थी संतुलन दक्षता हमने काउंट की तो देखो क्या है संतुलन दक्षता इसकी हमारे पास की 52.4% है इसकी संतुलन दक्षता आई थी 68% और इसकी संतुलन दक्षता आई थी 74%। अब देखो एक कंफ्यूजन क्या है कंफ्यूजन ये है डिस्कस क्या है अब एक कोशिका में जैसे जैसे अवयवी कणों की संख्या बढ़ रही है ना वैसे वैसे देखो इसकी संतुलन दक्षता भी बढ़ रही है तो ये आप इसको ध्यान में रखना क्या होता है संतुलन दक्षता जो होती है ना ये संतुलन दक्षता है ये बढ़ेगी कब जब एक कोशिका में अवयवी कण बढ़े तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि संतुलन दक्षता बढ़ती है जब एक कोशिका में अवयवी कण बढ़ते हैं तो ये अच्छा इसका क्या यूज है a बराबर 4r तो ये देखो क्या होता है कई बार आपको क्वेश्चन क्या कहेगा वो आपको जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको जैसे मैंने कहा पोटेशियम है मैं कहता हूँ पोटेशियम जो है वो एफसीसी क्रिस्टल जालक के अंदर क्रिस्टलीकृत होता है या मैंने कहा कि बीसीसी क्रिस्टल जालक में क्रिस्टलीकृत होता है जैसे मैंने कहा पोटेशियम बीसीसी क्रिस्टल जालक में क्रिस्टलीकृत होता है यदि पोटेशियम की त्रिज्या 139 पिकोमीटर हो तो बीसीसी अकेल कोशिका का आयतन ज्ञात आपको क्या दिया पोटेशियम है बीसीसी क्रिस्टल जालक में क्रिस्टलीकृत होता है और पोटेशियम की त्रिज्या आपको बता दी 139 पिकोमीटर है तो इसकी एक कोशिका का आयतन ज्ञात करो तो देखो यही सेम आपको आर की वैल्यू बता रहा है पोटेशियम बीसीसी में क्रिस्टलीकृत होता है और आर की वैल्यू आपको बता रही है इसकी त्रिज्या ये है तो देखो आर की वैल्यू लिख लो और ए काउंट हो जाएगा और ए काउंट हो गया तो ए का क्यूब क्या होता है आयतन तो आप आयतन ज्ञात कर सकते हैं क्लियर है। ऐसा ही आपको इसमें भी दे सकता है और इसमें भी दे सकता है क्लियर है आपको त्रिज्या बता देगा और त्रिज्या बता के आपको आयतन पूछ देगा तो कैसे काउंट करोगे पहले आप किनारे की लंबाई ए काउंट कर लेना और ए काउंट करने के बाद में आप उसका क्यूब कर देना आयतन काउंट कर देना। अच्छा कई बार क्या होता है कि इस प्रकार से जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये भी दे दिया मैंने मान लो मैं ये कहता हूँ कि कोई क्रिस्टल जालक है एफसीसी है और एफसीसी में आपको मैं ये कह दूं कि ये दो अवयवी कण है और मैं इन अवयवी कणों की त्रिज्या आपको बता जैसे इसी की बात करूंगा ठीक है मैं आपको ये कहता हूं कि दो पार्टिकल के बीच का गैप कितना होगा ये गैप कितना होगा इसी के अंदर मैंने इस बार आयतन है उसके मैं ये कह रहा हूं सेम क्वेश्चन ये है मैं कहता हूं इसके अंदर किनारे पर एज पर जो दो पार्टिकल है उनके बीच का गैप क्या होगा इसी के अंदर है ना तो आपको ये काउंट करना है। अब देखो आपने इस ए को तो काउंट कर लिया इस पूरे की वैल्यू आपको पता ही है इस पूरे को अपने क्या बोल रहे थे ए है ना और आर की वैल्यू आपको दे रखी है ना तो देखो ये यहाँ पर आप क्या कहोगे ये आर की वैल्यू आपको पता है ये भी आर आपको दिया हुआ है ये आपने काउंट कर लिया ओवरऑल आप क्या करोगे जो आर दिया हुआ है उसका 2 गुना कर लो और ए आपने काउंट कर लिया इसको आप मान लो x के लिए x बराबर क्या हो जाएगा जो आपने a काउंट किया है उसमें से इसको आप बता तो ये आपके पास में आपका x आ जाएगा x क्लियर है। इस चीज का भी आप ध्यान रखो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक बार क्वेश्चन ये वापस सुनना क्या कह रहा हूं मैं ये तो क्वेश्चन समझ आ गया बीसीसी क्रिस्टल जालक में क्रिस्टलीकृत हो रहा है और त्रिज्या ये है
बीसीसी है, त्रिज्या दी है, ए काउंट कर लो और ए का क्यूब आई का है। क्लियर हो गया? दूसरा इसी के अंदर कि इसके किनारे पर उपस्थित दो अवयवी कणों के मध्य दूरी क्या होगी, इस x को पूछ रहा है ना। तो देखो पूरा a आपने काउंट कर लिया, r की वैल्यू आपको दे रखी है ना, तो ये 2 गुना करके a में से घटा दो, ये x आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे कि ये जो क्रिस्टल जालक होते हैं, इनमें जो अवयवी कण होते हैं उनमें किस प्रकार की वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं और उनका अपने अध्ययन करेंगे 3 पार्ट में, एक विमय, द्विविमय और त्रिविमय संरचनाओं के रूप में। और इस टॉपिक को अपने जानते हैं कोषों में निबिड़ संकुलन।